कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि जान रहे हैं, लेसन का नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति, और पूरी तरह से लेसन थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल जो है भी इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम मात्रा में है, पूछे नहीं जाते एग्जाम में। कंपटीशन में मगर पूछे जाते हैं इस लेसन के न्यूमेरिकल। जैसे आप लोग कक्षा 10 पास होने के बाद पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा वगैरह देते हो, या IERT जो इलाहाबाद पॉलिटेक्निक है उसकी परीक्षा देते हो, तो उन परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन सब मिलते हैं। बाकी 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम लोगों ने सीखा बेटा कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, और ये तरंगें माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंग गति करने लगते हैं, और इस तरह से सभी दिशाओं में प्रकाश तरंगें दूर तक फैल जाती हैं और दूर तक प्रकाश का संचरण दिखने लगता है या प्राप्त होता है। फिर उसके बाद बच्चों याद करिए, हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्लेषण का समझाया, तरंगाग्र या वेव फ्रंट। अब हमारे ख्याल से 2 दिन हम तरंगाग्र पढ़ा चुके, समझ में आ जाना चाहिए क्लियरली। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र। तरंगाग्र का संचरण तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र के सभी बिंदुओं से कौन सी तरंगिकाएं निकलती हैं? चित्र बना के भी कल दिखा दिए थे बकायदा कि यहाँ ऐसे प्रकाश स्रोत बनाए थे और तरंग सिद्धांत के द्वारा ऐसे ऐसे तरंगे निकल रही थी। यहाँ पर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बनाए और आपको दिखाए कि जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिल रही थी, तो यही क्या हो गया था? तरंगाग्र। और इससे जो तरंगे निकलती थी उन्हें हमने क्या कहा? द्वितीयक तरंगिकाएं। अब बच्चों उसके बाद हमने कल आपको शर्त लगाया कि एक टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारे बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन नियमों की व्याख्या करिए। तो बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ा कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है क्या, और अगर आपको याद हो तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को बेटा मैंने बोर्ड पर चार्ट बना करके 3 स्टेप में समझाया था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंग सिद्धांत और द्वितीयक तरंग सिद्धांत में डिफरेंस होता है। जो बच्चे कल नहीं आए थे, रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियोस देख लेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में 3 पार्ट थे। पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत। पहले सिद्धांत में हमने बताया था ये बड़ा है, ट्रिक दिए थे कि अगर आपको आमिर डान पहला सिद्धांत बोलना हो तो पहले सिद्धांत को बोलने के लिए आप तरंग सिद्धांत और तरंग आग्र दोनों की परिभाषा मिलाकर बोलोगे। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत का पहला व्यू क्या था याद करिए, पहला पार्ट क्या था, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में तरंगों के रूप में संचरित होता है
ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं और माध्यम के कण तरंग गति करते रहते हैं और इस प्रकार तरंगे दूर तक फैलती रहती हैं। ये तो तरंग सिद्धांत हो गया। इसे मैं मिला दो तरंगाग्र की परिभाषा, मतलब किसी माध्यम में स्थित जिस काल्पनिक पृष्ठ के सभी बिंदु समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। आपको बेटा तरंगाग्र का चित्र भी बना के दिखाए थे कल कि तरंगाग्र कुल 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो उससे आने वाली तरंगे अगर एक ही दिशा में और परस्पर समांतर प्राप्त हो तो इन तरंगों के लिए बना तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। कल कई सारा बनाए थे। और अगर कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो जिससे तरंगे सभी दिशाओं में संचरित हो रही हो तो उनसे बना तरंगाग्र गोली तरंगाग्र कहलाता है। और अगर कोई प्रकाश स्रोत रेखी हो, लंबा लंबा हो, फिलामेंट जैसे बल्ब का होता है लंबा, उससे जो है तरंगे बने तो उन तरंगों का जो तरंगाग्र होता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो बच्चों, हाइगेंस का पहला द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का पहला कथन समझ में आ गया? क्या बोलोगे एक बार फिर से? किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है और ये तरंगे माध्यम के कणों से टकराती हैं, माध्यम के कण भी तरंगत करने लगते हैं। माध्यम में स्थित हुए सभी काल्पनिक पृष्ठ जिनके सभी बिंदु समान कला में हो, जिनके प्रत्येक बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं बनती हो, तरंगाग्र होते हैं। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा और तीसरा छोटे थे। दूसरा क्या बताए थे? द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के समान होता है। माने जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं उसी दिशा में चलती हैं जिस दिशा में प्राथमिक तरंगें चलती हैं, उसी वेग से चलती हैं जिस वेग से प्राथमिक तरंगिकाएं आती हैं। तो एकदम सरल है, याद हो गया। द्वितीयक तरंगिकाओं के गति की दिशा और गति का परिमाण प्राथमिक तरंगिकाओं के गति की दिशा और परिमाण के समान होता है। याद हो गया कि नहीं? तीसरा भी बताए थे कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो मिली हैं इनसे गुजरता हुआ कोई अगर वक्र बनाया जाए जिनमें द्वितीयक तरंगिकाएं जो है मिले, उस वक्र को एनवलप हिंदी में लिफाफा, लिफाफा मत बोलना, लिफाफे की अंग्रेजी एनवेलप होती है, लेकिन यहाँ इस वक्र को एनवेलप कहते हैं। प्राथमिक तरंगिकाएं तरंगाग्र में मिलती हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं एनवेलप में मिलती हैं। अब बच्चों, हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिभाषा नहीं है, डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से दिख रहा है सबको? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। प्यारे बच्चों, चित्र का वर्णन ही डेरिवेशन है। क्या बोले हम? तो अरसलान डाल चित्र वर्णन समझो बेटा। पक्का हमने कल शर्त लगाया था तुम लोगों से, जरूर आएगा ये। चाहे परावर्तन है एग्जाम में, चाहे जो है अपवर्तन है, लेकिन आता जरूर है। और परावर्तन और अपवर्तन दोनों मजेदार है, सरल है। तो चित्र का वर्णन, परावर्तन के नियमों की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के द्वारा। और हमारे बीच स्नेहा ओझा दी आई हुई है, बहुत प्यारी भी किया है, इंपॉर्टेंट है, कदों हाथ से इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा जरा। मान ले रहे हैं कि कोई एक परावर्तक तल है, माने दर्पण, जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित हो और परावर्तन की घटना प्राप्त हो। तो मान ले रहे हैं यहां पर बेटा एक्स वाई एक परावर्तक तल है। कोई डाउट? चित्र का वर्णन चित्र बनाते हुए कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद वर्णन करें, बनाते बनाते करते जा रहे हैं। माना ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए सिरताजे।
माना XY एक परावर्तक तल है, ओके। यह मान लेते हैं कि इस पर एक समतल तरंगाग्र मतलब समझ रहे हो ना, काल्पनिक पृष्ठ जिसमें प्राथमिक तरंगिकाएं हों, और अगर समतल तरंगाग्र कह रहे हैं तो सारी तरंगिकाएं एक ही दिशा में हो और परस्पर कैसे हो, समांतर। तो माना इस जो है परावर्तक पृष्ठ XY पर एक समतल तरंगाग्र, क्या समतल तरंगाग्र थोड़ा तिरछा आपतित होता है। मान रहे हैं कि इस परावर्तक पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, और इसका नाम PABQ है। एक्चुअली बेटा अगर ये समतल तरंगाग्र है तो मतलब ये जो है ऐसे इसमें बहुत सारी तरंगे होंगी कि नहीं, ऐसे, और वो सारी की सारी तरंगे परस्पर एक ही दिशा में, और कैसे होंगी जो है एक दूसरे के समांतर, ऐसे होंगे कि नहीं। जब अगर समतल तरंगाग्र कह रहे हैं तो इसका मतलब ये प्राथमिक तरंगिकाओं का झुंड है कि नहीं। ऐसे जो है ढेर सारी एक दूसरे के समांतर जो है तरंगे हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं, और वो जो है ऐसे आपतित हो रही हैं, ठीक है। तो चित्र गंदा ना हो इसलिए केवल दो तरंगों से काम चला ले रहे हैं। कौन कौन तरंगों से काम चला रहे हैं? दो। कौन कौन? 9 गंदी बात। फिर से सोचो, फिर सोचो, फिजिक्स में सोचो, फिर से सोचो, फिजिक्स में सोचो, मैथ में मत सोचो। पहली और अंतिम तरंगिकाओं से गधों नाम बता रहे हो तो मैथ। ये पहली तरंगिका है और ये एकदम आखिरी वाली है कि नहीं। पहली और आखिरी से काम चला रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहां बहुत सारी तरंगिकाएं हैं। समझाने के पर्पज से बता दे रहे हैं। शर्त लगा रहा हूं पूरे प्रतापगढ़ में कोई तरंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है। घमंड नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, नहीं पढ़ा पाते हैं। मैंने देखा है सबकी स्टाइल नोट, सब केवल किताब के लैंग्वेज छाप देते हैं। मैं समझा हूं इसलिए पढ़ा पा रहा हूं। मैं खुद नहीं समझ पाया था इंटर में जब पढ़ा था, ऊपर से गया था। तो ये बीएससी क्लास लिया मैंने, बीएससी वालों को पढ़ाया तो उसमें ज़्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन मुझे भी हो गया। मैं अब समझ पाया हूँ और अब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, मेरा मकसद है कि आपको रटना ना पड़े, एक एक चीज एक्सप्लेन हो जाए। इसलिए देखो चित्र वगैरह बहुत बारीकी से बताता हूँ। तो अथर्व बेटा समझ में आया? अथर्व हमारी बात रिपीट करो तो। माना XY एक परावर्तक तल है, पहला माना। इस परावर्तक तल पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हुआ। नाम उसका भी बोल सकते हैं PABQ। माना एक समतल तरंगाग्र PABQ इस परावर्तक तल पर तिरछा आपतित होता है। एक एक शब्द गंभीरता पूर्वक समझो, क्योंकि यही डेरिवेशन है, चित्र का वर्णन ही डेरिवेशन है। समझ में आया इतना? समतल तरंगाग्र की पहली प्राथमिक तरंगिका PA परावर्तक पृष्ठ को A पर स्पर्श करती है। दिखा कि नहीं? और अगर अंतिम प्राथमिक तरंगिका QB परावर्तक पृष्ठ को A' पर स्पर्श करे, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात आ गई। यदि पहली तरंगिका परावर्तक पृष्ठ को A पर और अंतिम तरंगिका QB परावर्तक पृष्ठ को A' पर स्पर्श करे तो स्पष्ट है कि A और A' के मध्य के जितने भी बिंदु होंगे, इन्हीं बिंदुओं पर समतल तरंगाग्र की समस्त तरंगिकाएं आके मिलती होंगी। पहली वाली A पे मिली और अंतिम वाली A और A' के बीच जितने बिंदु हैं इस परावर्तक तल पर, उन बिंदुओं से ये वाली तरंग यहाँ की मिलती होगी, यहाँ वाली ऐसे यहाँ की मिलती होगी, यहाँ वाली ऐसे यहाँ की मिलती होगी,
यहाँ वाली ऐसे यहाँ मिलती होगी। माने ये कंफर्म हो गया रहमानदान कि ए व ए डैश के मध्य के समस्त बिंदुओं पर इस समतल तरंगाग्र की प्रत्येक तरंगे आकर के मिलती होंगी। पक्का? और सभी तरंगे समान कलम मिलती होंगी कि नहीं है? तो ये सारे के सारे बिंदु जिन पर तरंगे आकर लड़ रही हैं, यहां से तुरंत क्या निकलने लगती होंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। माने ए और ए डैश के मध्य के समस्त बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? स्नेहा ओझा, सबसे पहली द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? ए से। और अंतिम द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? ए डैश से। सिंपल। तो अब एक और बात है अजीबोगरीब, क्या? अगर जो है जैसे ही समतल तरंगाग्र इस परावर्तक तल पर आपतित हुआ होगा, जैसे ही पहली तरंगिका इसको स्पर्श की होगी, तुरंत ए से द्वितीयक तरंगिका निकलने लगी होगी कि नहीं? है ना? ये स्टार्ट हो गई निकलना। अभी ये दूसरी वाली आके यहां मिल रही है, तीसरी वाली आके यहां मिल रही है, चौथी वाली आके यहां मिल रही है, पांचवी वाली आके यहां मिल रही है, अंतिम वाली यहां आके मिल रही है। मान लो अंतिम प्राथमिक तरंगिका 30 सेकंड में बी से ए डैश तक आई और तब तक पहली द्वितीयक तरंगिका कुछ दूर चली गई होगी। मान लेते हैं ये जो है बी डैश तक चली गई। कितना दूर तक चली गई? समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है? कहां तक चली गई? मान लो ऐसे यहां बी डैश है। ठीक है, अब हम अगर जो है बी ए बी डैश त्रिज्या का चाप लें, कितने त्रिज्या का? और यहां ए डैश से इसकी स्पर्शी ऐसे खींच दें। क्या खींचते? तो ये जो बी डैश ए डैश है बना हुआ, इनके समस्त बिंदुओं की खासियत एक हो गई। इन समस्त बिंदुओं से सभी द्वितीयक तरंगिकाएं गुजरेंगी। देखो पहली वाली द्वितीयक तरंगिका बी डैश से मिल रही है, यहां से जो द्वितीयक तरंगिका दूसरी वाली निकलेगी यहां टच करेगी, तीसरी वाली द्वितीयक तरंगिका यहां टच करेगी, और अंतिम द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? ए डैश से। वो भी इस पृष्ठ को टच करते हुए जाएगी कि नहीं? इसका मतलब ए डैश बी डैश के सभी बिंदुओं से होकर समस्त द्वितीयक तरंगिकाएं इस चित्र के अनुसार गुजरेंगी, इसलिए ए डैश बी डैश अनवलोप हुआ, क्योंकि इससे द्वितीयक तरंगिकाएं गुजर रही है कि नहीं? समझ आया? देखो बेटा, चित्र का झकास डिस्क्रिप्शन है, चित्र के वर्णन से ही ये स्पष्ट समझ में आएगा। और आप जान रहे हो कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक स्टेप आप कुछ समझते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार यशपाल की वजह से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत प्यारा बच्चा है, हमको समोसा खिला देना किसी दिन। यहाँ ध्यान दो, समझ में आया? स्नेहा बीच में नहीं आया, तितली नहीं आया, फिर से एक बार बताएं। कठिन है ना? सरल का ही दिए बेटवा। हम लोग की टॉपिक पढ़ाई थी जब, तो उतना अच्छा लगा था, और पहले वाला चैप्टर भुला जाता है, फिर करो और चैप्टर पढ़ा लगे तो बहुत अच्छा लगा था। ये बात प्रॉपर्टी है। इधर देखो, माना याद हो गया, माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है, यही याद कर लो आमिर। इस परावर्तक तल पर पी ए बी क्यू कोई एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। इसकी पहली तरंगिका क्या है? प्रथम प्राथमिक तरंगिका पी ए और अंतिम प्राथमिक तरंगिका। यदि पहली प्राथमिक तरंगिका परावर्तक तल को ए पर स्पर्श करे और अंतिम प्राथमिक तरंगिका परावर्तक तल को, पक्का? तो स्पष्ट है कि ए और ए डैश के मध्य के समस्त बिंदुओं पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं आकर स्पर्श करेंगी, और इसलिए ए से ए डैश तक के सभी बिंदु द्वितीयक तरंग स्रोत का काम करेंगे और यहीं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। पहली द्वितीयक तरंगिका कहां से निकलेगी? ए से, और अंतिम द्वितीयक तरंगिका गुड। अगर
अंतिम प्राथमिक तरंगिका बी से ए डैश तक 30 सेकंड में पहुंचे और इतने ही समय में पहली द्वितीयक तरंगिका ए से बी डैश तक पहुंच जाए। जो भी एक प्राथमिक तरंगिकाओं का होता है वही पे द्वितीयक तरंगिकाओं का होता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। अगर हम आपसे कहें बी ए डैश बताओ, क्या बी से ए डैश की दूरी, अगर ये प्राथमिक तरंगिकाएं बी वेग से चल रही हैं और 30 सेकंड में यहां से यहां तक ये तरंगिका आई है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो बी ए डैश बराबर बी इंटू टी। ठीक, जितने समय में ये अंतिम वाली तरंगिका यहां तक पहुंची है, हमने बताया था उतने ही समय में यहां से पहली वाली द्वितीयक तरंगिका बी डैश तक पहुंची है। तो पहली द्वितीयक तरंगिका को ए से बी डैश तक चलने में तय दूरी बराबर 4 गुणे समय बीती ही होगा कि नहीं, यही होगा। इधर क्लियर। उसके बाद यहां से दूसरी द्वितीयक तरंगिका, यहां से तीसरी, यहां से चौथी और यहां से अंतिम द्वितीयक तरंगिका गई होगी। अगर हम ए बी डैश त्रिज्या के गोली चाप पर ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा खींचे तो स्पष्ट है कि इस ए डैश बी डैश जो नया नया वक्र बना है के सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं गुजरेंगी। यहां से पहली द्वितीयक तरंगिका गुजरेगी और यहां से अंतिम द्वितीयक तरंगिका, और बीच से अन्य सभी द्वितीयक तरंगिकाएं गुजरेंगी। तो इसलिए ए डैश बी डैश क्या हुआ, अनवलोक। तो यहां हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के तीनों पार्ट आ गए कि नहीं। यहाँ प्राथमिक तरंगिका आ गई, यहाँ अनवलोक वाली आ गई, वेग वाला भी बात आ गया। इतना समझ में आया, सबको समझ आया, पक्का। अब देखो जरा, दो त्रिभुज बन गए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। दिखे दो त्रिभुज बेटा, नहीं दिखे? ये कोण कई अंश का है, क्योंकि आपको बताए हैं कि तरंगे जो है तरंगाग्र के लंबवत आपतित होती थी। ये 90 है, तो फिर आप समझ गए कि जब उधर 90 है तो इधर इसके अंदर कितना होगा, हा? और ये कोण स्पर्श कोण है, क्योंकि स्पर्श रेखा खींची है तो 90 होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बी ए डैश 90 और इसमें प्रत्येक 90 है कि नहीं। और ये भुजा दोनों कॉमन है। कौन भुजा देखो, उभयनिष्ठ है कि नहीं। और ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा बी ए डैश, देखो ये वाली भुजा, और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा ए बी डैश, दोनों बराबर सिद्ध कर चुके हैं हम। ये दोनों बीती हैं कि नहीं। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण समान है। भुजा कोण भुजा की कहानी से, यस ए एस की कहानी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज ए बी ए डैश, सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। बेटा, अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके कोण, उनकी भुजाएं सब बराबर हो जाती हैं। तो ये बड़े वाले त्रिभुज की जो है ये कोण का नाम बोलो, बी ए डैश, ये बराबर हो जाएगा इधर वाले त्रिभुज में, नाम बोलो बी डैश ए डैश ए, ये वाला कोण। ये सिद्ध हो गया है कि नहीं, कोई डाउट बेटा। बी डैश ए डैश, कोई दिक्कत। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना है, इतना समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत। चित्त का बड़ा नहीं तो है बेटा। यहां देखो जरा, ये जो पहली प्राथमिक तरंगिका है, ये यहां ए पर आपतित हुई है परावर्तक तल पर, ये आपतित किरण हुई कि नहीं। बिंदु एक ऐसा बिंदु हुआ आपतन। अगर बेटा इस पर हम लंब डाल दें, यहां बेटा थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा ध्यान देना। एम अभिलंब है
ये कैस का कोण होगा, कोई बताए? बस आई आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। समझ में आया? अब आप चित्र देखो जरा, चित्र, क्योंकि ये वर्णन में कहीं लिखाऊंगा नहीं, फेयर में न लिखा जाता है, अंडरस्टूड है, मैथ की चीज है। चित्र देखो, ये यहां से यहां तक का कोण कैस है, जो भी बनाए हैं 90 है, यहां से ऐसे यहां लजुरी तक का कोण कैस है 90 में इतना कम कर दो तो इधर वाला आ जाएगा कि नहीं? तो माने इधर जो है कोण एम ए बी हे वाला ननकाऊ 90 माइनस आई, पक्का? नहीं समझ में आया? और अब देखो ये जो लंब खड़ा है यमें, ये जमीन पर कैस का कोण बना रहा होगा, इसे यहां तक 90 माने फुल यहां जितना करिया करे यही 90 यार, और ई वाला इतना कितना बा, तो ई बच्चे कितना 90 में से 90 माइनस आई घटा दे। यदि एम अभिलंब हो तो ध्यान से देखो, कोण पी एम आई ये वाला, और ये वाला कोण एम ए बी 90 माइनस आई, और कोण बी ए डैश बी ए, अरे भाई पूरा यहां तक लाठी खड़ी बा 90 आई, ये मिटाई गया ये इतना, तो ये वाला बच्चे कितना है? तो ई वाला बच्चे मतलब कितना में से कितना घटाई? 90 में से वो वाला जो मिटाए 90 माइनस आई रहा कितना है? 90 माइनस आई था। अरे भाई ये दिखाए रहे कैसे 90 माइनस आई भरा कितना है? तो ये कितना बचा? 90 में से 90 कट गया आई, माने हे कोणवा टिकुलिया हवा आई है, माने बी ए डैश कितना पता लग गया? कोई डाउट? समझ आया? नहीं हो जाए। सिमिलरली यहां अगर हम अभिलंब ड्रान करें, तो ये कोण क्या होगा? ये परावर्तित किरण है, तो ये कोण आर, तारो ये कोण क्या होगा? 90 माइनस आर। अरे बोला 90 माइनस आर हो गई, तो यहां भी नहीं कितना हुई आर, वह कोण बी डैश ए बराबर आर, ठीक है? लेकिन आपने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध किया है। किसको किसको? बी ए डैश माने आई को, और बी डैश ए मतलब आर को, तो मतलब आई एक मान धर दिया आई, एक मान धर दिया, तो माने सिद्ध हो गया आई बराबर आर। मतलब परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध हुआ कि नहीं? झाको बोर्ड पर। आपतित किरण माने समतल तरंगाग्र, आपतित किरण माने अभिलंब माने यमे और यन्नी यानी डैश, अभिलंब माने यमे और अन्वलोक द्वितीय तरंगिकाएं, ये सबके सब कहां मिल रहे हैं? परावर्तक तल XY में कि नहीं? तो मतलब हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के पहले नियम का डेरिवेशन हो गया क्या? तो इस तरह से आपने देखा कि परावर्तन के दोनों नियमों का डेरिवेशन हो गया। हमारे हाइगन्स के द्वितीय तरंगिक सिद्धांत के द्वारा परावर्तन के समस्त नियमों की व्याख्या हो गई। तो चित्र का वर्णन ही करना है और तो कुछ है नहीं। तो एक बार चित्र का वर्णन फिर से हो जाएगा। माना XY एक परावर्तक तल है जिस पर PABQ एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है, जिसकी पहली तरंगिका PA तल को A पर और अंतिम तरंगिका QB तल को A' पर स्पर्श करती हैं। स्पष्ट है कि A और A' के मध्य के जितने बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर सभी प्राथमिक तरंगिकाएं आकर स्पर्श होंगी। ये बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी। ये सारे बिंदु द्वितीयक तरंग स्वरूप का काम करेंगे। यदि अंतिम तरंगिका प्राथमिक तरंगिका B से A' तक t सेकंड में आए तो BA' बराबर V × T, जहां V जो है प्राथमिक तरंगिकाओं का
वेग है। और अगर पहली द्वितीयक तरंगा भी 30 सेकंड में यहां तक पहुंचे, जब तक ये यहां से यहां तक है तब तक ये ए से बी डैश तक चली जाए। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगाएं समान वेग से संचरित होती हैं, ऐसा हाइगन द्वितीयक तरंगा सिद्धांत कहता है। तो इस वजह से इस तरंगिका द्वारा चली गई दूरी ए बी डैश भी v इंटू टी होगी। अब अगर ए बी डैश के गोली पृष्ठ पर हम ए डैश से कोई स्पर्श रेखा की कल्पना करें तो ए डैश बी डैश एक ऐसा वक्र हुआ जिससे सभी द्वितीयक तरंगाएं गुजरेंगी। पहली द्वितीयक तरंगा बी डैश से, अंतिम द्वितीयक तरंगा ए डैश से, बीच में सारी द्वितीयक तरंगाएं गुजरेंगी, इसलिए एनवेलोप हुआ। और यहां पर अगर हम ये अभिलंब यम डाल दें, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई, तो कोण यम इतना स्पष्ट क्यों करे ना, मैथ पढ़ाएगा। यम ए बी 90 माइनस आई, लाठी खड़ी में पूरा 90 है, जितने समझाओ उतने पगला डाले, कुछ दिमाग दलवावा, ये पूरा 90 है, 90 आई घट गया तो ये बचा, ये वाला कोण आई आ गया। ऐसे मलिक्ष इसमें भी देखो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब दरार की ये आर, और ये देखो जरा ये जो है अन्वलोप है, यहाँ पर ये जो है स्पर्शी और ये पृष्ठ है अन्वलोप। जैसे समतल तरंगाग्र में तरंगे लंबवत होती है वैसे अन्वलोप में सारी तरंगे लंबवत होगी। क्यों? क्योंकि द्वितीयक तरंगाओं के गति की दिशा और वेग प्राथमिक तरंगाओं के गति की दिशा और वेग जैसी ही होती है, तो ये सब लंबवत वाली होगी। जैसे यहाँ है सेम वही कहानी, अगर ये आर है तो इधर वाला 90 माइनस आर, और ये पूरी लाठी है यहां तक जहां तक अंगुली धरेगी, मैं हर जगह ना बता दे 90, तो 90 में से आर घट गया तो बचा आर, इधर वाला कोण आर हो गया। दोनों त्रिभुजों में हमने दिखाया ये कोण 90-90 है, ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज समांतर है, तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा, माने ये आई है ये आर बराबर होगा। माने सत्यापित हो गया कि जो है परावर्तन की घटना जो हो रही है यहाँ पर हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के द्वारा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान है। और आपतित किरण माने समतल तरंगाग्र, अभिलंब माने यम ए डैश, द्वितीयक तरंग माने परावर्तित किरणें सभी एक ही तल XY में उपस्थित है। तो पहले नियम का भी सत्यापन हो गया। तो हाइगन्स के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो गई। और प्यारे बच्चों चित्र का वर्णन ही इसमें है और कहीं कुछ है नहीं। इसी तरह से द्वितीयक नियम की व्याख्या अगर इसको समझ गए तो दूसरा बता दें।